नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मपुर में। आज हम सीटेट परीक्षा के हिंदी पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी पठन कौशल नहीं है। बुनियादी पठन कौशल का मतलब ये होता है कि जैसे जो आरंभिक शिक्षा हम लोग लेते हैं या आरंभिक पठन सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, तो उसमें बुनियादी पठन में क्या आवश्यक, मतलब कौन सा कौशल ऐसा है जो आवश्यक नहीं है। पहला है डिकोडिंग, बी है आपका शब्द पहचान, सी है रूप विज्ञान और डी है शब्द पठन शब्द भंडार। तो जब हम ए ऑप्शन देखते हैं डिकोडिंग, डिकोडिंग का मतलब देखिए भाषा एक डिकोडिंग ही होती है। जैसे हम कुछ कहते हैं तो उसको जब हम लिखित रूप देते हैं तो उसमें अपने भावों को एक रूप में, जैसे लिखित भाषा होती है वो क्या होती है, एक संकेतक होती है। ठीक है, तो वही हम उसको डिकोडिंग कह सकते हैं। तो ये आवश्यक होता है, बिल्कुल आवश्यक होता है जब बच्चा किसी चीज़ को मतलब जैसे बच्चा लिखना सीखता है, तो जब वो लिखना सीखता है या किसी चीज़ को लिखता है तो वो अपने मतलब अपने शब्दों को, अपने भावों को क्या देता है, एक आकार देता है। तो उसको जैसे हम छोटा आ लिखते हैं तो वो छोटा आ क्या होता है, हमारे आ जो ध्वनि है उसका प्रतिरूप होता है। ठीक है, उसको उससे डिकोड किया जाता है उस चिन्ह से। तो चिन्ह को हम क्या कह सकते हैं, कोडिंग कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो वर्बली हम बोलते हैं तो बोलना हम संकेतक का प्रयोग करते हैं तो उसे भी डिकोडिंग कहते हैं। और क्या है शब्द पहचान, तो यहाँ पर शब्द पहचान है। जब भी आप पढ़ना सीखेंगे या बुनियादी पठन कौशल सीख रहे होते हैं तो उसमें शब्द पहचान बहुत आवश्यक होता है। जब तक आप शब्दों को नहीं समझेंगे तब तक आप उसको मतलब पढ़ना कैसे सीखेंगे, है ना। पढ़ने के लिए पहली शर्त यही होती है कि आपको छोटा बड़ा या फिर जो मतलब प्राइमरी नीड्स होती हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो शब्द पहचान एक प्राइमरी हो जाता है आपके लिए सीखना, जब भी आप पढ़ना या लिखना सीख रहे होते हैं। फिर आता है आपका रूप विज्ञान। देखें, रूप विज्ञान बुनियादी पठन कौशल में नहीं आएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रूप विज्ञान हो जाता है ये थोड़ा सा डीपली हो जाता है, मतलब बहुत गहराई वाला शब्द हो जाता है। और इसमें आपको जैसे शब्दों और अक्षरों के बीच में क्या संबंध होता है, ये सारी चीज़ें, और इसमें ग्रामर की कई सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। तो यानी आप उस टाइम पे ग्रामर जब पढ़ रहे होते तो आप बहुत डीपली पढ़ते हो, है ना, चीज़ों को समझते हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा बुनियादी पठन कौशल से हट के आगे की चीज़ें हो जाती है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आपके बुनियादी पठन कौशल में नहीं आता है। पठन शब्द भंडार, बिल्कुल शब्द भंडार आपके पास होना चाहिए, थोड़े बहुत शब्द आने चाहिए, तब तो आप पढ़ना सीखेंगे, वरना कैसे सीखेंगे, है ना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका छोटे बच्चों को शुरुआती वर्षों में नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा अर्जित करने के योग्य बनाती है और उसी के अनुरूप व्यवहार करने के लिए कहती है। वे, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, आपको ब्लैंक्स भरना है। तो इस ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए, का अनुगमन कर रही है, मतलब किस चीज़ का। यहाँ पर ए है ऑप्शन, स्वयं करो रणनीति का अनुगमन कर रही है, या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का अनुगमन कर रही है, या करके सीखना उपागम का अनुगमन कर रही है, या फिर कहानी पठन पद्धति का। देखें, ये क्या है, नियंत्रण और प्रोत्साहन के रूप में अपनी भाषा को अर्जित करने के योग्य बनाती है। तो ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। और स्वयं करो रणनीति अगर ऐसी होती तो फिर शिक्षिका उसका साथ क्यों देती है ना। और फिर है करके सीखना उपागम, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या, करके सीखना उपागम। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में बहुत ही डीपली पढ़ाया गया, तो आप इस पर ध्यान देंगे और इसको ज़रूर रिवाइज करेंगे कि जो करके सीखना उपागम होता है ये देखिए प्रैक्टिकली हो जाता है। और किसी भी सीखने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है ना। तो इसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेंगे और जिस भी क्वेश्चन के ऑप्शन में होगा तो आप देखेंगे कि इसके साथ में संबंध बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। अगर इसके साथ में ऐसा कोई संबंध हो तो आप इसी को आंसर टिक करेंगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। कहानी पठन पद्धति भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन, करके सीखना। फिर तीसरा प्रश्न है यहाँ पे हमारा, भाषा, फिर रिक्त स्थान है, फिर भाषा का सामाजिक उपागम है। तो यहाँ पर सामाजिक उपागम देखना है हमको, समाज से जो रिलेटेड हो। निर्वचन, निर्वचन का मतलब होता है कि हम अपने मतलब कि शब्दों को जो चीज़ बोलते हैं तो उस चीज़ में, है ना, निर्वचन। और फिर अंतःक्रिया, सूचित करना,
और हस्तक्षेप। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया सामाजिक उपागम। तो जब भी हम किसी से अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया का मतलब ये है कि बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, जो भी अपने भाव विचार हैं वो दूसरों तक पहुँचाना, दूसरों के सुनना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, अंतःक्रिया हो जाती हैं। तो यहाँ पर अंतःक्रिया कोई व्यक्ति किससे करता है, फैमिली में करता है, पड़ोस में करता है, दोस्तों में करता है ना। तो ये समाज का एक अंतःक्रिया उपागम जो है सामाजिक उपागम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना क्या कहलाता है? वैश्विक अवबोधन होता है, या स्थानिक अवबोधन होता है, या निष्कर्ष निकालना, या पाठ्यवस्तु का निर्वचन। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्थानिक अवबोधन। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब पढ़ते समय हम किसी चीज़ का विवरण निकालते हैं, विवरण का मतलब जैसे दे दिया गया स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना, या फिर ग्रामर के रूप में आप बुनियादी पठन कौशल के तौर पर नहीं, जब आप थोड़ा सा डीपली जाते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पहचान करने के लिए बताता है कि कोई शब्द संज्ञा है या सर्वनाम है, या उसके एक से अधिक गुण होते हैं, तो वो उन चीज़ों का पता लगाने के लिए, तो वो भी इसी में आ जाता है। वो क्या हो जाएगा, आपका स्थानिक अवबोधन हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। स्थानिक अवबोधन आपको एक वाक्य में भी पूछ सकता है। इसको मतलब कि समझ लेंगे, जैसे कोई भी वाक्य दिया गया, उसमें कोई एक शब्द को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया और बोला कि इसका मतलब जैसे शब्द परिचय नहीं होता है, तो बिल्कुल आप शब्द परिचय से जोड़कर इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थानिक अवबोधन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ाने का आनंद लेने, अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है, का अभ्यास कर रही है। वो जो शिक्षिका है किस चीज़ का अभ्यास कर रही है? ए ऑप्शन है विस्तृत पठन का, बी ऑप्शन है गहन पठन का, सी ऑप्शन है जिगसॉ पठन का, और डी ऑप्शन है साथी पठन का। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं आप, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कक्षा 5 का विद्यार्थी है ना, तो पढ़ना लिखना जानता होगा, इतना छोटा भी नहीं है। विद्यार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने के लिए, यानी इंटरेस्ट जगाने के लिए, अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। तो जब भी हम छोटी चीज़ों को पढ़ते हैं, तो यानी कोई छोटा सा टारगेट होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आनंद लेने और अवधारणा को बेहतर समझने के लिए। यानी अवधारणा कॉन्सेप्ट कब आपका क्लियर होता है, जब आप उस चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छी तरह तभी समझ पाओगे जब उससे रिलेटेड आपके पास मटेरियल होगा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्तृत पठन यानी कि जब आप लंबा पठन मतलब किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, गहराई में जाके पढ़ेंगे, तो ऑब्वियसली आपको उस चीज़ से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और आपको जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करती है। क्यों? अच्छा, एक शिक्षक छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, ध्यान देंगे इसको, ये थोड़ा गलत हो गया। यह शब्दों की सही वर्तनी के शिक्षण में मदद करता है। हम शब्द भंडार का शिक्षा केवल वास्तविक वस्तुओं द्वारा ही कर सकते हैं। छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते हैं, और यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है, जो भी अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली लेते हैं, या फिर उससे रियल में दिखाते हैं, या फिर वास्तविक जीवन से जोड़ के देखते हैं, तो वहाँ पर हमको एक्सपीरियंस अच्छा होता है ना, अनुभव। वो क्या होता है, अनुभव। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अनुभव बहुत आवश्यक होता है, यानी अनुभव हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और हमेशा आपकी हेल्प करेगा कुछ ना कुछ सीखने में। तो आपका इस हिसाब से डी ऑप्शन सबसे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है कि अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं, यानी उसको अपने अनुभव से जोड़ते हैं। ठीक है, जब भी किसी चीज़ को सीख के आते हैं, तो जब भी उनके सामने ऐसी कोई क्रिया होती है, तो वो तुरंत रिलेट कर ले जाते हैं कि ये चीज़, हाँ, वहाँ पर हमने ऐसे पढ़ी थी और आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और मतलब मनोविज्ञान में या फिर शिक्षा मनोविज्ञान में, तो आप ऐसी चीज़ें हमेशा देखते होंगे। जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको देखें छोटे बच्चे में, या जिसको हम पढ़ा रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी,
कि शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करता है। क्या? जब हम उसे सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल लिखा हुआ है, तो ये कोई एक फैक्ट नहीं है, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, इसलिए केवल तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और ऐसा तो है ही नहीं कि बच्चे जो है, छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते, जबकि छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा अमूर्त चिंतन करते हैं। मतलब उनको हर चीज़ में मतलब कुछ ना कुछ जैसे सीखते रहते होंगे। आप ये ऐसे ही सोचिए कि जैसे छोटा बच्चा होता है वो सबको चलते फिरते देखता है और खुद नहीं चल पाता है, तो वो ज़रूर इसके मन में थिंकिंग चलती होगी कि सब चल रहे हैं, मैं ही क्यों नहीं चल पा रहा हूँ, है ना। तो ये एक अमूर्त थिंकिंग हो जाती है, सोच हो जाती है उनकी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को क्या कहते हैं? वाक उदीयमान, मूक, प्रारंभिक उत्पादन या उदीयमान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहले भी आप मतलब ऐसे ही सोच के देखें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूक, क्योंकि ना बोलना मूक कहलाता है। जैसे मूक भी जैसे किसी चीज़ को समझ रहा है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, यानी चुप रहना है। चुप रहने का मतलब क्या होता है? मूक, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है आपका, एक प्रभावी भाषा शिक्षक बच्चों के पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर याद करवाएगा या पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग करेगा, केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का प्रयोग करते हुए प्रश्न पत्र बनाएगा, पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर ही निर्भर रहेगा। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन, कि पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक पर ही निर्भर रहेगा, यानी कि उसके वास्तविक अनुभवों के लिए कोई स्थान नहीं होगा उसमें और ना ही शिक्षक के अनुभव का कोई स्थान होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है ना। फिर है केवल पाठ्य पुस्तक। तो केवल वाली चीज़ हमेशा वहाँ पर गलत होगी जहाँ पर कई आंसरों की मतलब कई उत्तर की संभावना होती है। तो एक प्रभावी शिक्षक की क्या एक ही विशेषता होती है? नहीं। तो यहाँ पर केवल शब्द गलत है। ठीक है, और ए ऑप्शन में क्या है? बच्चों के पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी प्रश्नों के उत्तर याद। ये तो रोट लर्निंग हो जाएगी और आपके एजुकेशनल पॉलिसी में क्या दिया गया? रोट लर्निंग का बिल्कुल विरोध किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य संसाधनों का भी प्रयोग करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको क्रिएटिव बनाना रहेगा और जब भी कोई चीज़ क्रिएटिव होती है तो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आती है क्योंकि वो उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य संसाधनों का भी प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि के आकलन के लिए प्रयोग करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है? यानी शिक्षक जो होता है वो शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को पहले मतलब सिखाता है, फिर उसके बाद में जो भी उसकी उपलब्धियां होती हैं उसको सुरक्षित रखते हैं, आकलन करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह आकलन की रणनीति क्या कहलाती है? निदानात्मक परीक्षण। पहली चीज़ तो ये फोल्डर में रखते हैं तो ये कोई परीक्षण नहीं है। ठीक है, उपाख्यान क्या है? उपाख्यानात्मक अभिलेख। तो ये उपाख्यानात्मक अभिलेख भी नहीं है। योगात्मक आकलन, तो ये आकलन नहीं है। क्या है? पोर्टफोलियो आकलन है। कैसा आकलन है? पोर्टफोलियो में क्या होता है कि हम बच्चे से संबंधित जितनी भी जानकारी का मतलब यह है कि उसने कितना सीखा, क्या क्या गलतियां हो रही हैं उससे, तो उस रिकॉर्ड को जो है शिक्षक अपने पास रखता है या शिक्षक या फिर कह सकते हैं संस्थान अपने पास रखता है, तो उसे क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लक्ष्य भाषा सीखने में शिक्षार्थी की मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति न होने वाले शिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, द्विभाषिक पद्धति, स्थितिपरक पद्धति। तो जब स्थितिपरक पद्धति होती है तो उसमें तो हमेशा हम मातृभाषा को स्थान देते हैं या फिर कोई और भाषा, ऐसी भाषा जो आपको आती होती है, ठीक है, पहले से, तो वहाँ पर उसका प्रयोग होता है। द्विभाषिक पद्धति, ये तो दो भाषिक है इसलिए गलती हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया? मातृभाषा के हस्तक्षेप की अनुमति के बिना लक्ष्य भाषा सीखना। ठीक है, और
यहाँ पर क्या है, व्याकरण अनुवाद पद्धति। व्याकरण का अनुवाद जब करते हैं तब भी आपकी दो भाषाओं का प्रयोग होता है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष पद्धति। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष पद्धति। का मतलब यह है कि जैसे उसको इन्वायरमेंट वो देना है ना, उसके लिए वैसा माहौल तैयार करना कि उसके माहौल में वही भाषा बोली जा रही हो जो उसकी लक्ष्य भाषा हो, है ना, और उसको उसी भाषा में सोचने के लिए कहना, उसी भाषा में बोलने के लिए कहना, ये सब क्या हो जाती है, प्रत्यक्ष पद्धतियाँ हो जाती हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ समझ पाए, जब भी आपको कोई भी लक्ष्य भाषा सीखनी हो तो इस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्यक्ष पद्धति बहुत ही हेल्पफुल रहती है। ठीक है, जब आपको लक्ष्य भाषा कोई भी सीखनी हो। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं क्या, 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। प्रश्न पर ध्यान देंगे, ऐसा ऑप्शन मतलब ऐसा विकल्प चूज करना है जो अधोगामी उपागम पर आधारित नहीं है। शिक्षार्थी भाषा के अर्थ को जानने के लिए पूर्व ज्ञान का प्रयोग करता है, ये भी आपके अधोगामी उपागम में आता है। शिक्षार्थी जब पढ़ता या सुनता है तो अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है, ये भी बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। तो इस ऑप्शन को देखते हैं अभी। शिक्षार्थी कविता या कहानी से शुरू करते हैं और फिर अक्षर पर आते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो आपसे गलत पूछा गया है यानी कि उससे आधारित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कि जो शिक्षार्थी होते हैं वो एकल शब्द या पद पर ध्यान केंद्रित करते हुए भाषा को समझते हैं। ठीक, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, उपाख्यात्मक शिक्षण। उपाख्यात्मक शिक्षण क्या होता है। ये ऑप्शन है, शिक्षार्थी को सीखने में आने वाली रिक्तियों को भरना, गलत रूप से समझी गई अवधारणाओं को सही करना, कक्षा में सजातीयता बनाए रखना, नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना। जो उपचारात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे आपसे कोई गलती हो गई है तो उस चीज़ को सही करना या उसको सही से समझना। तो यहाँ पर आने की रिक्तियों को भरना, रिक्तियाँ भरने से तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक बच्चे के समझ में मतलब जो लर्नर है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब तक आप रिक्तियाँ भर दें या ना भर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो आपको रिक्तियाँ भरने से मतलब नहीं है यहाँ पे। और कक्षा में सजातीयता बनाए रखना, तो इससे भी उपचारात्मक से कोई मतलब संबंध नहीं है। नई भाषा गतिविधि से परिचय कराना, ये भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि गलत रूप से समझी गई अवधारणा को सही करना। इसमें क्या है, उपचारात्मक मतलब किसी भी चीज़ को सही करना एक उपचार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, सीखने की वह क्षमता जो हमारे पढ़ने, निर्वचन और अक्षर शब्दों एवं संकेतों को समझने की योग्यता को प्रभावित करती है। यानी कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ना लिखना जो होती है उसके अच्छा सिर्फ मतलब पढ़ने से रिलेटेड ये एक अक्षमता होती है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी अक्षमता है जो हमारे पढ़ने से या मतलब निर्वचन मतलब जैसे बोलने से और अक्षरों और शब्दों संकेतों को समझने में, मतलब जैसे कोई चीज़ लिखी हुई है और जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक बोलेंगे कैसे, तो यानी बोलने से रिलेटेड ऐसी कौन सी अक्षमता होती है। तो जो डिसलेक्सिया होती है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया जो होती है वो कैसी अक्षमता होती है, पढ़ने से रिलेटेड, यानी बच्चा जो है सही से पढ़ नहीं पाता। डिस्ग्राफिया जो आपकी होती है वो कैसी होती है, डिस्ग्राफिया मतलब अच्छा डिस्ग्राफिया यहाँ पर है। डिस्ग्राफिया जो आपकी होती है वो किससे, लिखने से संबंधित होती है, पढ़ने से नहीं। ये किससे होती है, लिखने से। और डिस्फ्रेजिया होती है जिसमें मतलब बच्चा जो बोलता है मतलब जैसे बोलने से संबंधित आप ऐसे कह सकते हैं। और डिस्प्रेक्सिया जो होता है, डिस्प्रेक्सिया आप इसमें जैसे मोटर जो होता है, मोटर का मतलब जो गत्यात्मक होती हैं चीज़ें उसको करने में, जैसे पेन सही से नहीं पकड़ पाएगा या किसी भी चीज़ को पकड़ना, ग्लास वगैरह कुछ भी, किसी भी वस्तु को सही से पकड़ने में उसको क्या होती है, कठिनाई होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका डिस्प्रेक्सिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, ये कैसी अक्षमता होती है, एक पढ़ने से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में प्रिंटर समृद्ध परिवेश में आता है। प्रिंटर का मतलब किसी भी चीज़ को देख के, यानी दृश्यात्मक चीज़ें। ठीक है, कक्षा में प्रदर्शित चार्ट, पोस्टर और प्रदत्त मतलब दिए गए जो सामने लिखने के लिए कहा गया हो या फिर कुछ भी ऐसा जो प्रदत्त कार्य कक्षा में लिखें। ठीक है, कक्षा में होनी चाहिए। परिवेश में साइन बोर्ड्स, प्ले कार्ड्स और लेबल्स, रैपर्स आदि। परिवेश में
साइन बोर्ड, तो परिवेश मतलब इसमें कक्षा से वो नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कक्षा पुस्तकालय में अलमारियों में रखी हुई पुस्तकें, कोई फ़ायदा नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, आपको क्लास की बात की गई है, तो क्लास में ये सारी चीज़ें उपलब्ध होना मतलब होती हैं, लेकिन क्लास में मतलब जब आप सीखने के लिए समृद्ध परिवेश में ये सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी, ठीक है। किसी एक क्लास में हो गया तो हो गया, लेकिन हर जगह आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कक्षा में प्रदत्त चार्ट्स, पोस्टर्स और प्रदत्त कार्ड, ठीक है। ये क्या है आपके किस में आएगा, प्रिंटर समृद्ध परिवेश में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी में कौन लोग आते हैं। वे लोग जो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हैं, दाखिला लेने के लिए विद्यालय पहली बार गए हैं, विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, या विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देखिए, प्रथम पीढ़ी का मतलब प्रथम पीढ़ी का मतलब ये होता है ऐसी पीढ़ी जो पहली बार है ना, कुछ पहली बार हो रहा हो, तो उसको हम प्रथम पीढ़ी कहेंगे। जैसे पहली बार आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं अपने पूरे परिवार में, तो यहाँ पर पीढ़ी से रिलेटेड ये है कि जैसे पूरा बहुत एक लंबा सा लोगों का मतलब लोग होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, पीढ़ी जैसे कि एक टाइम ड्यूरेशन के उसमें आने वाले लोग, वो चीज़ हो जाती है। तो इसमें प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी यानी शिक्षा प्रोवाइड करने, शिक्षा लेने में, तो अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हों। जब जैसे सबके परिवार की पीढ़ियाँ होती हैं, तो वो लोग क्या है कि आप यदि अपने परिवार में सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करने गए, या फिर आप अपने परिवार में कोई भी ऐसा कार्य जो आप पहली बार कर रहे हैं, तो उसको यही माना जाएगा कि आप उस कार्य को अपनी पीढ़ी में पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन हो जाते हैं, अपने परिवार में सबसे पहले विद्यालय गए हों, ठीक है। दाखिला लेने के लिए विद्यालय पहली बार आए, ये तो गलत हो जाएगा। हो सकता है आप दाखिला लेने के लिए पहली बार विद्यालय आए, आपसे पहले आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो दाखिला ले चुका हो, है ना, तो आप पहली बार तो नहीं हो सकता। तो विद्यालय में विद्यालय तैयारी कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक। और विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। विद्यालय में पहली बार भाषा सीख रहे हैं, इससे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि मतलब आप पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये अंतिम प्रश्न था आज के लिए, बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।